हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो हम अपने इस चैप्टर डायरेक्टिंग के फोर्थ वीडियो पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले जो हमारे 3 वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या कवर किया एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले वीडियो में हमने डायरेक्टिंग की डेफिनेशन की, डायरेक्टिंग के फीचर्स किए और हमने सुपरविजन के बारे में डिस्कशन की थी। सेकंड जो हमारा वीडियो था वो उसमें हमने सेकंड एलिमेंट मोटिवेशन स्टार्ट किया था। मोटिवेशन में हमने फिर मोटिवेशन के फीचर्स देखे थे, हमने मोटिवेशन की फिर डेफिनेशंस देखी थी, मोटिव का कॉन्सेप्ट समझा था और हमने मोटिवेशन का प्रोसेस समझा था। जो इससे पहले वीडियो था हमारा थर्ड वीडियो, उसमें हमने मोटिवेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मैस्लो वो की थी। तो अब हमारा क्या टॉपिक है इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मोटिवेशन का लास्ट टॉपिक। एंड व्हाट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ मोटिवेशन? इट इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये जो टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आपके जो केस स्टडीज़ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर बहुत बार केस स्टडीज़ पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, एमसीक्यूज़ तो बहुत सारे बन सकते हैं। इनफैक्ट अभी हम उसको रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे, तभी आप रियलाइज़ करोगे कि इसमें हर पॉइंट में एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इंसेंटिव्स होते क्या है। तो जैसे हमने मोटिवेशन की फर्स्ट क्लास में बात की थी कि जो मोटिवेशन होती है वो डिपेंडेंट होती है मोटिव के ऊपर। एंड इंसान किसी को मोटिवेट करने के लिए हम मोटिवेटर्स का यूज़ करते हैं। एंड मैंने उसको बहुत आराम आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था कि मोटिवेटर्स को बिजनेस स्टडीज़ में वो लोग नहीं कहते जो लोग मोटिवेट करते हैं। इनफैक्ट उन टेक्निक्स को मोटिवेटर्स कहते हैं जिनसे हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो बेसिकली ये इंसेंटिव्स क्या है? ये इंसेंटिव्स वही टेक्निक्स है, वही मोटिवेटर्स है जिनको यूज़ करके एक मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है। अब देखो, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग लोअर लेवल पे काम कर रहे होते हैं, कुछ मिडिल पे, कुछ हाई लेवल पे, कुछ लोग लोअर बैकग्राउंड से आए होते हैं जहाँ पे उनके पास इतने अच्छे मीन्स नहीं होते अपने सारी नीड्स को पूरा करने के लिए। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, वो सिर्फ नाम कमाने आए होते हैं, कुछ लोग अपना शोहरत कमाने आए होते हैं। तो यही जो चीज़ें हैं इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है हमारे यूसेज ऑफ इंसेंटिव्स। कहने का मतलब क्या है, आज भी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत से ऐसे लोग काम करते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जिनको पैसा जिनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेटर है। तो उनको ऑर्गेनाइजेशन क्या देती है? उनको ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स प्रोवाइड करती है। लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, उनको रिकॉग्निशन चाहिए, उनको प्रेस्टीज चाहिए, उनको नाम चाहिए, उनको स्टेटस चाहिए। तो उनके लिए कौन से इंसेंटिव्स आ जाते हैं? उनके लिए आ जाते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो हमारे को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दोनों ही पढ़ने हैं। तो अगर मैं बोलूँ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या हुए, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो इंसेंटिव्स हुए जिनको या तो हम पैसों में ही देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, या फिर हम उनको मेजर कर सकते हैं पैसे में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर आपको एक गाड़ी दे दी, मैंने अगर अपने एम्प्लॉय को गाड़ी दे दी, तो वो पैसा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मान लो मैंने गाड़ी दिया, वो 5 लाख की गाड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तरीके से मैंने अपने एम्प्लॉय को 5 लाख रुपए का बेनिफिट दे दिया है, 5 लाख रुपए का मैंने उसको एक तरीके की पेमेंट की है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या तो मॉनेटरी टर्म्स में ही होएंगे, कहने का मतलब या तो वो पैसों में ही दिए जाएंगे या फिर वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं, उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। तो ये होते हैं हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो इस पर क्वेश्चन कैसे आता है एक बार ये भी समझते हैं। बच्चों, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि आपके सामने एक केस होएगा और इसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स के बारे में बात की जाएगी, फिर उसके नीचे लिखा होगा आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ द इंसेंटिव्स। तो आपको बताना होगा कि वो फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। और उसके बाद लिखा हो जाएगा कि आइडेंटिफाई द इंसेंटिव डिस्कस्ड इन द अबव केस। तो आपको बताना पड़ेगा इनमें से कौन सा इंसेंटिव है। और उसके बाद लिखा जा सकता है, एक और पार्ट बनाया जा सकता है कि राइट डाउन एनी अदर 2 इंसेंटिव्स ऑफ द सेम क्लास। तो मान लीजिए अगर ये केस में दे रखा है तो आप कोई भी और 2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 3-4 नंबर का क्वेश्चन इसमें आराम से बन सकता है। एंड इसके अलावा जो एमसीक्यूज हो सकते हैं उसमें क्या होता है कि इनमें ना अंदर अभी हम लाइनें पढ़ेंगे, तो इसमें अंदर एक लाइन होगी कि ये इंसेंटिव का ये मेन पॉइंट है, ये इंसेंटिव का ये मेन पॉइंट है। तो वो उल्टा होकर आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगी, फिर पूछा जाएगा विच इंसेंटिव इज टॉक्ड ओवर हियर। तो वो इस तरीके से भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हमेशा जैसे करते हैं, हम सारे इंसेंटिव्स को डिस्कस करने से पहले एक बार इनकी हेडिंग्स को देखते हैं। उस हेडिंग्स को याद करने के लिए मैंने आपके लिए स्लैंग भी बनाया है। तो पहले इन हेडिंग्स को याद करते हैं, फिर एक इंसेंटिव को पहले डिस्कस करेंगे एंड देन मैं आपको नोट्स में से पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के नाम देखते हैं। तो सबसे पहला नाम क्या आता है हमारे सामने? पे एंड अलाउंसेस।
अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा आप ज़्यादा आप कंटेंट के बारे में मत सोचिए, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, रीड करेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप सिर्फ और सिर्फ जो है नाम के बारे में सोचिए। तो पहला इंसेंटिव क्या हो गया, पे एंड अलाउंसेस। दूसरा इंसेंटिव हमारा कहता है बोनस। तीसरा इंसेंटिव हमारा कहता है को पार्टनरशिप, जिसका एक और नाम होता है स्टॉक ऑप्शंस। फोर्थ इंसेंटिव हमारा है प्रॉफिट शेयरिंग। फिफ्थ इंसेंटिव हमारा है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सिक्स्थ इंसेंटिव मैंने जो लिखा है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स। एंड सेवंथ इंसेंटिव मैंने जो लिखा है यहाँ पे परक्विजिट्स। तो इसका स्लैंग क्या बनाया मैंने, इसका स्लैंग बहुत ही प्यारा सा स्लैंग बनाया है, पंजाबी बाग एंड नॉट प्लेस आर रेप्यूटेड पब्लिक प्लेसेस। तो देखिए, पंजाबी बाग एंड कनॉट प्लेस आर रेप्यूटेड पब्लिक प्लेसेस। तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इन हेडिंग्स को अच्छे से याद करिए। तो एक बार जल्दी से मेरे साथ बोलेंगे। तो पी से क्या हो गया, पे एंड अलाउंसेस। बी से बोनस। पी से क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग। दूसरे पी से क्या हो गया, को पार्टनरशिप। आर से क्या हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट। पी से क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स। एंड लास्ट वाले पी से क्या हो गया, परक्विजिट्स। एक बार फिर से बोलेंगे, पी से क्या हो गया, पे एंड अलाउंसेस। दूसरे वाले पी से क्या हो बी से क्या हो गया, बोनस। सी से को पार्टनरशिप। आगे पी से चलते प्रॉफिट शेयरिंग। आगे आर से रिटायरमेंट बेनिफिट्स। आगे पी से प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। एंड लास्ट वाले पी से परक्विजिट्स। आपको कोई सीक्वेंस में याद करने की जरूरत नहीं है, आप स्लैंग के सीक्वेंस में भी कर सकते हो। अगर आपके पास अपना कोई स्लैंग है आप उससे भी याद कर सकते हो, जैसे आप याद करना चाहे वैसे याद कर सकते हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज करिए और सारी की सारी हेडिंग्स को याद करके कम से कम 3 बार लिख लीजिए। बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, आपको ट्रू बेनिफिट मिलेगा इन वीडियोस का। ओके, तो चलिए, अगर आपने अभी ये हेडिंग्स को अच्छे से याद कर लिया है तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं और उसके बाद रीड करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा इंसेंटिव है वो क्या है, वो है पे एंड अलाउंसेस। देखो बच्चों, इसमें 2 टर्म्स की बात हो रही है। इसमें 2 टर्म्स क्या आ रही है, पहली टर्म तो इस पर आ रही है पेमेंट, पे, और दूसरी टर्म आ रही है अलाउंसेस। तो क्या होता है समझते हैं इनको। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को एक तो नॉर्मल सैलरी देता है जिसको हम पे कहते हैं। उसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को कुछ अलाउंसेस देते हैं। अलाउंसेस क्या होते हैं, अलाउंसेस होती है, सैलरी ही होती है, लेकिन वो एक किसी पर्पस के लिए दिया जाता है, पर्टिकुलर काम के लिए दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूँ कि आपका एम्प्लॉयर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देता है, इसका मतलब क्या होगा कि आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं हर महीने। आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस देता है, इसका मतलब क्या होगा कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के नाम के हम इतने पैसे दे रहे हैं। अब आप उसको किस काम के लिए यूज करते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन हम तो इस नाम के दे रहे हैं। आप और ले लीजिए, बहुत से अलाउंसेस होते हैं, जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन पे एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होता है, तो यूनिफॉर्म को मेंटेन करने के अलाउंसेस हम आपको दे देते हैं। या फिर हो गया ट्रैवलिंग अलाउंस, या बाहर घूमने के अलाउंसेस हम आपको दे देते हैं। तो ये जो होते हैं अलाउंसेस, डीएनएस अलाउंस होता है जब महंगाई बहुत हो जाती है। तो महंगा मतलब मान लीजिए कि वैसे तो एक आपकी सैलरी सेट हुई हुई है, लेकिन मान लीजिए जैसे कोविड ऐसे बहुत महंगाई हो गई है या किसी भी वजह से महंगाई हो गई है, तो आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ टाइम के लिए एक डीएनएस अलाउंस दे देता है, जो आपकी महंगाई में मदद करेगा, आपको आराम से अपनी जिंदगी को जीने में मदद करेगा। तो ये अलग अलग अलाउंसेस होते हैं। तो पेमेंट और अलाउंसेस में क्या होता है, हर साल पेमेंट में हर साल इंक्रीमेंट होता है और अलाउंसेस में हर साल एनहांसमेंट होता रहता है। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना, एनहांसमेंट मतलब भी बढ़ाना। तो किसी भी एम्प्लॉय के लिए सबसे बड़ा मोटिवेटर तो पे एंड अलाउंसेस ही है। अगर मैं आपके सामने ऐसे बोलूं कि 2 ऑर्गेनाइजेशन से आपको ऑफर आया, एक में आपको नॉर्मल सैलरी 50,000 पर मंथ मिल रही है, एक में 60,000 पर मंथ मिल रही है। अभी और किसी चीज़ को नहीं मैंने डिस्कस किया, ना ही मैंने आपको कुछ बताया, तो ऑब्वियसली आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद करोगे जहाँ 60,000 मिल रहे हैं, क्योंकि 10,000 रुपये मिलना हर महीने ज़्यादा, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। लेकिन इसके साथ बहुत सी और चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि वहाँ के लोग कैसे, वहाँ का क्लाइमेट कैसे, वहाँ पे छुट्टियाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी, वहाँ पे मेडिकल एड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बहुत सी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। बट अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो ऑब्वियसली मैं वहाँ काम करना पसंद करूँगा जहाँ मुझे ज़्यादा पे एंड अलाउंसेस मिल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, बोनस। हम सबको पता है बोनस क्या होता है। बोनस होता है जब एम्प्लॉयर अपनी खुशी से, अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसे आपको देता है, जो उसने प्रॉमिस नहीं किए थे पहले, लेकिन वो आपके काम को देख के और या फिर किसी फेस्टिवल्स पे आपको एक्स्ट्रा पैसे देता है। तो अब आपके सामने अगेन एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपके सामने 2 कंपनीज है, एक कंपनीज में आपको मिल रहे हैं बोनस और एक कंपनी में आपको बोनस नहीं मिल रहा, तो आप कहाँ काम करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली आप वहाँ काम करना पसंद करोगे जहाँ आपको टाइम टू टाइम बोनस मिलता रहता है, फेस्टिवल्स पे मिलता रहता है या फिर परफॉर्मेंस बोनस मिलता रहता है, तो ऑब्वियसली आप वहाँ काम करना पसंद करोगे। तीसरे पे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। को पार्टनरशिप क्या होता है बच्चों, ये हमारे इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। जब हायर लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए क्या किया जाता है,
कि उनको एक सैलरी तो दी ही जाती है, उनको सैलरी दी जाती है, उसके अलावा उनको कंपनी के शेयर्स दे दिए जाते हैं। और वो कंपनी के शेयर्स जब उनको मिल जाते हैं तो हर साल कंपनी डिविडेंड देती है, तो वो डिविडेंड भी उनको हर साल मिलता रहता है। तो एक बार अगर आप सोचो, कंपनी ने आपको शेयर्स देके आपको क्या बना दिया, कंपनी का ओनर बना दिया, तो आप एम्प्लॉय से पहले तो ओनर बन गए। तो आपके मन में एक फीलिंग किस चीज़ की जाग गई, दैट आई एम ऑल्सो द ओनर ऑफ द कंपनी, बिकॉज आपको पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। फिर आपको ये भी पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हर साल कंपनी मतलब डिविडेंड देती है अगर कंपनी के प्रॉफिट्स हो। तो अब आपको पता है कि मैं भी ओनर हूँ, अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो मुझे भी मिलेगा। तो अब मेहनत आप ज़्यादा करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी मेहनत ज़्यादा होगी तो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएगी, कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएगी तो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देगी, कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देगी तो उस डिविडेंड का कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा। तो कंपनी ने आपको इस तरीके से सर्कल में बांध दिया कि आपको पहले तो एम्प्लॉय वाली फीलिंग से अब ओनर वाली फीलिंग आने लग गई। दूसरा, अब आप ऑटोमेटिकली क्या हो गए हो, ऑटोमेटिकली अब आप मोटिवेट हो गए हो कि मैं काम ज़्यादा अच्छे से करूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छे से काम करूँगा तो मेरी कंपनी ज़्यादा कमाएगी, मेरी कंपनी ज़्यादा कमाएगी तो डिविडेंड ज़्यादा देगी, डिविडेंड ज़्यादा देगी तो मुझे भी मिलेगा। तो इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको, को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन। और इसको आपने अपने अकाउंट्स में भी शायद पढ़ा हो, इसके दो नाम और होते हैं, लेकिन आपको यही याद करने हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ही लिखे हुए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा ईसॉप्स या फिर ईसॉस। क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो ये चारों चीजें एक ही होती है। अब ये देखते हैं कि इंडिया में इसको स्टार्ट किसने किया था। तो इंडिया में इसको स्टार्ट करने वाली जो पहली कंपनी थी वो थी इन्फोसिस। आपको पता ही होगा, जिसके ओनर फाउंडर नारायण मूर्ति सर थे। तो उन्होंने इसको स्टार्ट किया था और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को अपने एम्प्लॉयज़ को स्टॉक, अपनी कंपनी के स्टॉक देने शुरू कर दिए थे, शेयर्स देने शुरू कर दिए थे। अब शेयर्स को स्टॉक भी कहते हैं, तो स्टॉक इसलिए इसका नाम पड़ा स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक्स देने शुरू कर दिए थे। और एक्चुअली में उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को मिलेनियर्स बना दिया, क्योंकि जो उन्होंने स्टॉक्स 1980 1990 में दिए थे, आज की डेट में वो स्टॉक्स 100 टाइम्स और मे बी शायद उससे भी ज़्यादा टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो चुके हैं। तो जिन एम्प्लॉय ने वो शेयर्स अभी तक रखे हुए हैं, जो उसको 90s में या 80s में अलॉट हुए थे, वो आज की डेट में मिलियनियर्स बन चुके हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी कर सकते हो, उनको ओनर वाली फीलिंग भी दे सकते हो। तो यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, विच इंसेंटिव जनरेट्स अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप अमंग्स द एम्प्लॉयज। आपका आंसर होना चाहिए को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन। नेक्स्ट पर हम चलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। ये बेसिकली क्या होता है, अब आप बोलोगे सर इसमें उसमें फर्क क्या हुआ फिर। हाँ, मैं बताता हूँ। उसमें जो को पार्टनरशिप में तो हम आपको शेयर्स दे रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग में हम आपको शेयर्स नहीं देते, हम आपको प्रॉफिट्स का एक पार्ट दे देते हैं, लेकिन वो डिविडेंड की तरह नहीं देते, शेयर्स पे नहीं देते, हम ऐसे ही आपको दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ज़्यादा चलता है जो टेक्नोलॉजी कंपनीज होती है, जहाँ सॉफ्टवेयर वगैरह बनते हैं वहाँ पे। तो मान लीजिए मेरी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, हमारी टीम है जिसमें 10 लोग काम करते हैं, और हमें एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मिला है, हमें वो प्रोजेक्ट करना है, हमारे को टाइम दिया गया है, और उसमें हमारे को जो मिलेगा, हमें 5 करोड़ रुपीस मिलेगा गवर्नमेंट से। तो मैंने अपनी टीम को बोला, देखो ऐसा है, हेलो फ्रेंड्स, ये जो हमारा जो एक प्रोजेक्ट हमारे पास आया है, ये 5 करोड़ ये प्रोजेक्ट हमारे पास आया है, और अगर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे मतलब मैं उनको मोटिवेट कर सकता हूँ कि हमारे को इसके लिए 5 करोड़ रुपीस मिलेंगे गवर्नमेंट से। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कितने टाइम पे फिनिश करते हो। अगर आप दिन रात मेहनत करोगे और ज़्यादा अच्छे से काम करोगे तो हो सकता है ये हमारा पहली बारी में ही अप्रूव हो जाए। और अगर आप बेकार करते रहोगे, टाइम वेस्ट करते रहोगे, तो बार बार अप्रूवल चलता रहेगा, आप लोगों की सैलरी बढ़ती रहेगी, सारी कॉस्ट वो इसी में से निकलेगी। तो जितनी जल्दी आप लोग इसको अच्छे से बना के अप्रूव करवा देंगे, हम अपने प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देंगे, फाइनल कर देंगे, तो उतना ही हमारा प्रॉफिट्स बढ़ जाएगा, और जितना हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा वो सारे उसका एक कुछ हिस्सा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मान लीजिए टीम ने बहुत मेहनत की और विदिन 2-3 टाइम्स वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया और फाइनल हो गया, और उस पर जितना हमने कॉस्ट सोची थी कि 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हमने सोचा था कि इस पर 3 करोड़ रुपए लगेंगे, 2.5 करोड़ में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा हो गया। तो अब 2.5 करोड़ रुपए जो हमारे पास बच गए, तो फिर अगेन वो टीम के सामने मैनेजर आया और उन्होंने बोला कि देखिए फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 2.5 करोड़ रुपए का हमारा प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी का, आपकी सैलरी आपको मिल रही है, आपको सारे सब कुछ मिल रहा है, लेकिन तब भी हमें ऐसा लगता है, इस कंपनी को ऐसा महसूस होता है कि इस 2.5 करोड़ रुपए में सबसे पहला हक आप लोगों का है, क्योंकि आप लोगों की मेहनत की वजह से ही हमने ये प्रॉफिट्स को बनाया है। तो इसका 10% 25 लाख रुपए हम आप लोगों में बांटेंगे ऑन इन सम रीजनेबल बेसिस, या फिर कोई 1% या कुछ भी।
आप कुछ भी दो, अपने प्रॉफिट्स का कुछ भी हिस्सा एम्प्लॉय को दोगे ना, वो मोटिवेट ही करेगा उसको, क्योंकि एम्प्लॉय का उसके ऊपर हक नहीं था। एम्प्लॉय काम करता है, उसको सैलरी मिलती है, लेकिन अगर उसका बॉस उसको बोले कि आज आपको सैलरी तो मैं दे ही रहा हूँ, इसके अलावा जो आपने हमारी कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है इसका भी मैं आपको 1% हिस्सा या आधा % हिस्सा दे रहा हूँ, तो वो बहुत खुश होएगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि यार कंपनी मेरे को कुछ समझती है, कंपनी मेरे को मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट समझती है इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो दैट इज प्रॉफिट शेयर। तो इसमें हम शेयर्स नहीं देते, इसमें हम प्रॉफिट्स देते हैं, लेकिन वो डिविडेंड की तरीके से नहीं देते, जनरली ऐसे ही उनको 1 टाइम 2 टाइम ऐसे ही दे देते हैं। आगे चलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट परक्विजिट। देखो बच्चों, आज मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे इतनी चिंता नहीं है, क्योंकि ठीक है मेरा काम चल रहा है, मेरा घर चल रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं काम करने की स्टेट में नहीं रहूँगा और मेरे को रिटायर होना पड़ेगा लाइफ से, और हो सकता है मैं उस टाइम पे बिल्कुल ही काम ना कर पाऊँ, लेकिन जीना तो है ही। तो उस टाइम में अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाऊंगा, उसके लिए आते हैं हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स। बहुत सी कंपनीज क्या करती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स देती है, जिसको हम पेंशन के नाम से जानते हैं, ग्रेच्युटी के नाम से जानते हैं, एक्सेट्रा। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन आपको पेंशन वगैरह दे रही है, प्रॉमिस करे कि मैं आपको दूंगी, और एक ऑर्गेनाइजेशन आपसे ऐसा प्रॉमिस नहीं करी, तो ऑब्वियसली आप कहाँ काम करना पसंद करोगे? आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद करोगे जहाँ से आपको पेंशन वगैरह मिलेंगे, क्योंकि उससे आपकी पोस्ट रिटायरमेंट जो लाइफ है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी, वो बहुत अच्छे से आप उसको जी पाओगे। पेंशन तो हम सबको पता ही है, पेंशन क्या होता है कि आपकी जो एम्प्लॉयर है वो आपको मंथली पेमेंट्स करते हैं, ऑब्वियसली थोड़ी कम करेंगे, क्योंकि मान लो आप 60,000 लास्ट सैलरी आप जो लेते थे ऑर्गेनाइजेशन से, वो 60,000 थी, तो 60,000 तो आपको काम करने के मिलते थे ना, तो अब आपको 60,000 नहीं मिलेगा, बट हाँ 25,000 कंपनी देती रहेगी आपको टिल योर लास्ट ब्रेथ, जब तक आप जिंदा हो, आपके बाद आपकी फैमिली को भी मिलती रहेगी, जिससे कि आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है वो अच्छे से चलती रहे। और ग्रेच्युटी क्या होता है? ग्रेच्युटी होता है कि जब आप रिटायर होते हो तो आपका एम्प्लॉयर खुशी से आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट देता है, जिससे कि वो आपको अपना ग्रैटिट्यूड दिखाता है कि मैं आपके लिए थैंकफुल हूँ कि आपने अपने जिंदगी के इतने साल इस कंपनी को डिवोट किए, तो दिस इज माई ग्रैटिट्यूड टू यू, मैं आपको ये एक अमाउंट देना चाहता हूँ। ग्रेच्युटी वहाँ से आए, तो वो भी आपको एक लमसम अमाउंट होता है, और उसको भी यूज़ करके आपका एक जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है आप उसको बहुत अच्छे से लीड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या हो गया? प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स। ये क्या होता है? इसको अगेन हम कह सकते हैं, जहाँ पे कंपनीज में टीम्स में काम होता है वहाँ पे ये चल सकता है। वहाँ पे कंपनी को इस तरीके से हम कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकती है कि उन्होंने बोला कि अगर आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाओगे, अगर आप अपने प्रोडक्टिविटी लेवल ज़्यादा दिखाओगे, प्रोडक्टिविटी अच्छी शो करोगे, तो हम आपके वेज इंसेंटिव जो है वो ज़्यादा देंगे, हम आपको वेजेस ज़्यादा देंगे। आप इसको रिलेट कर सकते हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से, जो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ा था, टेक्निक थी टेलर की। तो बिल्कुल वैसे ही हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं कि अगर आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाओगे, अगर आपके एफिशिएंसी लेवल 80% से ज़्यादा हुआ तो हम आपको वेजेस इस रेट पे देंगे, अगर आपका एफिशिएंसी लेवल कम हुआ तो हम आपको वेजेस इस रेट पे देंगे। दैट इज प्रोडक्टिविटी वेज इंसेंटिव, सिमिलर टू डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। एंड लास्टली क्या होता है? पर्पसेस क्या होगा कि कंपनी आपको गाड़ी की फैसिलिटी दे रही है, आपको हाउसिंग फैसिलिटी दे रही है, आपको बाहर घूमने की फैसिलिटी दे रही है। तो पर्पसेस बेसिकली किसको कहते हैं? पर्पसेस हम कहते हैं फैसिलिटीज़ को, फैसिलिटीज़ का ही दूसरा नाम पर्पसेस है। तो ये सब जो हमारी है, अगेन आपके सामने क्वेश्चन आया कि दो कंपनी से आपको ऑफर आया है, एक कंपनी कह रही है कि मैं आपको फैसिलिटीज़ वगैरह दूंगी, गाड़ी की, घर की, एक्सेट्रा, एक कंपनी कह रही है कि ऐसी कोई फैसिलिटी मैं आपको नहीं दूंगी, तो आप कहाँ काम करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली आप एक ऐसी कंपनी में काम करना पसंद करोगे जहाँ पे आपको ऐसी फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो आइए बच्चों, ये सारे जो हमारे इंसेंटिव्स हैं, हमने इनको स्लैंग से याद भी कर लिया, हमने देख भी लिए, इनको एक बार जल्दी से रीड करते जिससे अभी बिल्कुल हमारे थॉरो हो जाए। तो कम टू पेज नंबर 7.6 पे आइए, सब नीचे आइए, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने तो लिखा हुआ ही है, आप भी लिख लीजिए। इंसेंटिव्स मीन्स ऑल द मेजर्स विच आर यूज्ड टू मोटिवेट द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन to improve their performance. These incentives may be broadly classified as financial and non-financial incentives. तो पहले बात करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। इसको मॉनिटरी भी कह सकते हैं और फाइनेंशियल भी कह सकते हैं। मनी इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स टू सेटिस्फाई द फिजिकल नीड्स ऑफ डेली लाइफ एंड ऑल्सो ऑब्टेनिंग सोशल पोजीशन। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इंसेंटिव फॉर एवरी इंडिविजुअल। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मैंने बॉक्स में लिखा हुआ, इसकी डेफिनेशन है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स रेफर्स टू द इंसेंटिव्स व्हिच आर इन डायरेक्ट मॉनिटरी टर्म्स और मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी एंड सर्व टू मोटिवेट द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो या तो वो मॉनिटरी टर्म्स में होगा, या फिर जैसे मैंने पर्पसेस की बात करी, वो मेजर कर सकते हैं हम उनको मॉनिटरी टर्म्स में। तो आइए, सबसे पहले तो आप इस पेज पे इसका स्लैंग लिख लीजिए, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, पंजाबी बाग एंड द नॉट प्लेस आर रेप्यूटेड पब्लिक प्लेसेस, पहले तो वो लिख लीजिए, फिर आइए एक एक करके रीड करते हैं।
तो सबसे पहला हमारा है पे एंड अलाउंसेस। फॉर एवरी एम्प्लॉय सैलरी इज द बेसिक मॉनिटरी इंसेंटिव। इट इंक्लूड्स बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस। अंडरलाइन करिए बेसिक पे को, डीएनएस अलाउंस एंड अदर अलाउंस। डीएनएस अलाउंस के नीचे अपने अपने समझने के लिए हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, महंगाई से लड़ने के लिए, महंगाई को मीट करने के लिए जो अलाउंसेस मिलते हैं उसको हम डीएनएस अलाउंस कहते हैं। द अलाउंसेस गिवन टू मीट इन्फ्लेशन। Salary system consists of regular increments in the pay every year, underline करिए increments, and enhancement of allowances from time to time, और allowances में enhancement को underline करिए। Next आ गया productivity linked wage incentive. Several wage incentive plans aims at linking the payment of wages to increase in productivity at individual or group level. तो underline करिए individual and group level। इसमें ऐसे हो सकता है कि पहले तो हम ये बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि जिस ग्रुप ने सबसे अच्छा काम किया उसको, मतलब ग्रुप लेवल पे उसकी वेजेस ज़्यादा मिलेगी दूसरे ग्रुप से, और उस ग्रुप के अंदर जिस टीम मेंबर ने सबसे अच्छा काम किया उसको हम ज़्यादा वेजेस देंगे और लोगों से। तो ग्रुप एंड इंडिविजुअल लेवल। इसमें अपने समझने के लिए लिख सकते हैं सिमिलर टू डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एज प्रपोज्ड बाय टेलर। ओके बेटा, अगर आपको लग रहा है कि मैं कहीं फास्ट हो रहा है तो आप इस वीडियो को अपने हिसाब से रिवाइंड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, जैसा मतलब जैसा चाहे आप वैसे चला सकते हैं। इसलिए हम अभी कंसिडरेबल स्पीड मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। बोनस की बात करें तो इट इज एन इंसेंटिव ऑफर्ड ओवर एंड अबव द वेजेस टू द एम्प्लॉयज। ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग इज मेंट टू प्रोवाइड अ शेयर टू द एम्प्लॉयज इन द प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं। This serves as to motivate the employees to improve their performance and contribute towards the increase in the profits. Co-partnership को very important mark करिए। Under this incentive scheme, employees are offered company shares at a price which is less than the market price. तो कंपनी के शेयर्स मिलते हैं उनको एक ऐसे प्राइस में जो मार्केट प्राइस से कम पे मिलते हैं। Sometimes management may also allot shares in lieu of various incentives payable in cash. तो कभी-कभी मैनेजमेंट क्या करती है कि और incentives की जगह शेयर्स दे देती है। ये जो थर्ड लाइन को मैंने ब्लॉक में लिखा हुआ है, बॉक्स में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करिए। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप, अंडरलाइन द टर्म फीलिंग ऑफ ओनरशिप टू द एम्प्लॉइज एंड मेक देम कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आ जाता है विच इंसेंटिव्स डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप। आपको पता होना चाहिए स्टॉक ऑप्शन या फिर को पार्टनरशिप। इन इन्फोसिस द स्कीम ऑफ स्टॉक ऑप्शन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड एज अ पार्ट ऑफ मैनेजर कॉम्पनसेशन। तो इन्फोसिस में इसको स्टार्ट किया गया था मैनेजर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए, उनको शेयर्स अलॉट किए गए थे मार्केट प्राइस से कम पे। रिटायरमेंट बेनिफिट सच सेवरल रिटायरमेंट बेनिफिट सच एज प्रोविडेंट फंड, पेंशन। और बच्चों यहाँ पे एक टाइपिंग एरर हो गया, ग्रेविटी लिख दिया गया है, इसको ग्रेचुटी करिए। ग्रेचुटी की स्पेलिंग क्या होती है? GRATUITY, GRATUITY, और गलती से यहाँ पे ग्रेविटी लिख दिया गया है। तो ग्रेचुटी प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉइज आफ्टर देयर रिटायरमेंट। परक्विजिट्स के ब्रैकेट में लिख लीजिए फैसिलिटीज, बट आपको वहाँ पे परक्विजिट से लिख के आना है, वहाँ पे आपको फैसिलिटीज नहीं लिखना। इन मेनी कंपनीज परक्विजिट्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स, बेसिकली फैसिलिटीज की बात करते हैं, फ्रिंज मतलब एडिशनल, आर ऑफर्ड सच एज कार अलाउंस। कार अलाउंस नहीं है, कार फैसिलिटी कर दीजिए इसको, आप कंफ्यूज ना हो जाए। कार अलाउंस तो अब सर अलाउंसेस में आना चाहिए, तो कार फैसिलिटी कर दीजिए। हाउसिंग एंड मेडिकल फैसिलिटीज एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ओवर अबव द सैलरी। दीज मेजर्स हेल्प टू प्रोवाइड मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज। तो बच्चों ये हमने अभी 7 इंसेंटिव्स किए फाइनेंशियल। अब हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक जितना भी हमने किया है, इस वीडियो को पॉज करिए, 20-21 मिनट का वीडियो बना है अभी तक, इसको पॉज करिए, पूरा रिवाइंड करके एक बार अच्छे से हेडिंग्स भी याद करिए और उसको पूरे को देखिए, अच्छे से रीड करिए, तभी आगे बढ़िएगा। ओके बच्चों, तो अभी आपने फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अच्छे से आपने हेडिंग्स भी याद कर लिया होगा, डिटेल में भी पढ़ लिया होगा। तो आइए आगे चलते हैं और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को समझते हैं। तो बच्चों जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो इंसेंटिव्स है ये मॉनेटरी टर्म्स में हम मेजर नहीं कर सकते। बेसिकली जो एक इंसान की नीड्स होती है, हमने नीड गाय की थ्योरी पढ़ी इससे पहले वाले वीडियो में, तो एक इंसान की नीड्स, सारी की सारी नीड्स सिर्फ पैसे से फुलफिल नहीं की जा सकती। कुछ ऐसी भी नीड्स होती है जो पैसा फुलफिल ही नहीं कर सकता, जैसे स्टेटस, रिकग्निशन, फ्रेंडशिप, पीयर रिकग्निशन एक्सेट्रा। तो उनके लिए कौन से इंसेंटिव्स काम आते हैं? उनके लिए आते हैं हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमने जो पढ़े वो 7 फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पढ़े। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमारे कोर्स में 8 है। तो हम जैसे हमने फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पढ़े थे वैसे ही उनको भी करते हैं। पहले एक बार नाम को समझते हैं, फिर स्लैंग से नाम को याद करने की कोशिश करेंगे, एंड देन हम उसको क्या करेंगे, एक बार डिस्कस करके विल रीड फ्रॉम आवर बुक। तो सबसे पहला हमारा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है, जिनको नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी कह सकते हैं, जॉब एनरिचमेंट। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी डिटेल में मत सोचिए कि क्या होएगा, अभी आप सिर्फ नाम पे ध्यान दीजिए।
दूसरा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है हमारा, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। तीसरा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। चौथा एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम्स। पांचवा जॉब सिक्योरिटी। छठा स्टेटस। सातवां ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एंड आठवां करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। काफी होगा तो आपको नाम से ही समझ आ गया होगा कि इनमें क्या है क्या नहीं है। काफी तो बहुत सिंपल है, नाम से ही काफी कुछ इंडिकेशन मिल जाता है। तो एक बार उसका स्लैंग देखते हैं। देखिए बच्चों, कोविड की वजह से बहुत सी चेंजेस हो रहे हैं। इनफैक्ट मेरी जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, या ये कह लीजिए जब से मैंने होश संभाला, मैंने कभी नहीं सुना था कि सीए के एग्जाम्स पोस्टपोन हो सकते हैं। और इस बार आपको पता ही है कि सीए के जो एग्जाम्स है वो कैंसिल हो गए हैं, मई के जो एग्जाम्स है वो कैंसिल हो गए। तो कोविड की वजह से बहुत सी ऐसी चीजें हो रही है जो हमने कभी नहीं सोची थी। तो मैंने अपना स्लैंग भी कोविड के ऊपर ही बना दिया है। जेईई एग्जाम्स, हमें पता है इंजीनियरिंग के जो एग्जाम्स होते हैं, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम्स, जेईई एग्जाम्स in June are shifted to October due to COVID। तो यहाँ देखिए स्लैंग, जेईई एग्जाम्स इन जून आर शिफ्टेड टू अक्टूबर ड्यू टू कोविड। तो जे से हमारा क्या हो जाएगा, जॉब एनरिचमेंट। ई से एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। ई से एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ई से एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम्स। जे से जॉब सिक्योरिटी। एस से स्टेटस। ओ से ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एंड सी से करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। अब फिर से देखते हैं, जे से क्या है बच्चों, जे से जॉब एनरिचमेंट। ई से एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। ई से एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ई से एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम्स। जे से जॉब सिक्योरिटी। एस से स्टेटस। ओ से ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एंड सी से करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। एक बार फिर से बोलेंगे, जे से क्या है बच्चों, जॉब एनरिचमेंट। ई से एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। ई से एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ई से एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम्स। जे से क्या है, जॉब सिक्योरिटी। एस से स्टेटस। ओ से ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एंड सी से करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। एक बार फिर से बोलेंगे, जे से जॉब एनरिचमेंट। ई से एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। ई से एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ई से एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम। जे से जॉब सिक्योरिटी, जॉब एनरिचमेंट हो चुका है, जॉब सिक्योरिटी। एस से स्टेटस। ओ से ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट और सी से करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो एक बार वेट करिए, एक बार रुकिए यहाँ पे, इसको पॉज करिए वीडियो को, सारी हेडिंग्स को अच्छे से याद कर जाइए, फिर डिस्कस करते हैं। तो आपने हेडिंग्स को अगर एक बार अच्छे से याद कर लिया है और लिख भी लिया है, तो एक बार देखते हैं कि क्या होता है जॉब एनरिचमेंट वगैरह। तो बच्चों सबसे पहले हम जॉब एनरिचमेंट से शुरू करते हैं। जॉब एनरिचमेंट को आप इस तरीके से समझिए कि काम को ही जब हम जॉब को ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं तो वो भी एक मोटिवेटर बन जाता है। मैं आपको दो एग्जांपल से समझाऊंगा। एक तो कंपनी है गूगल या यूट्यूब या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा, और एक कंपनी नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है हमारे भारत में या कोई भी कहीं पे भी। तो लोग क्यों मरते हैं, अगर आप सैलरीज को छोड़ दो, मैं कह रहा हूं दोनों कंपनीज आपको सेम ऑफरिंग दे रही है सैलरीज की, उसको छोड़ दो, तब भी लोग गूगल माइक्रोसॉफ्ट में काम करने में क्यों मतलब इतने ज्यादा वो होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि हमें इनमें काम करना है, क्योंकि वहां पे काम ही अपने आप में एक मोटिवेशन का सोर्स है। काम को इस तरीके से उन्होंने डेवलप कर रखा है कि लोगों को ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, ज्यादा इंटरेस्टिंग अपना ज्यादा नॉलेज पढ़ने उनको गेन करनी पड़ेगी वहां पे काम करने के लिए। तो काम जो है वो मोनोटोनस नहीं लगता लोगों को। हमारे यहाँ पे क्या, हम छोटी सी कंपनी में क्या आप आए अपने लैपटॉप को लेकर बैठ के कोडिंग की काम करता हूं, लेकिन वहां कोडिंग इस तरीके से नहीं होती। वहां आपको जो वो असाइनमेंट्स देते हैं आपके बॉसेस मैनेजर्स, आपको उनको करने के लिए रिसर्च करनी पड़ती है। फिर रिसर्च करने पे उनके ही इन हाउस ही रिसर्च कर सकते हो। वहां पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां जाके आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हो। वहां पे आप अपने कोर्सेज कर सकते हो, शॉर्ट टर्म कोर्सेज वगैरह कर सकते हो, अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हो। यहाँ पे आप लैपटॉप पे कोडिंग कर रहे हो, वहां बड़ी डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है, आप उस पर कोडिंग कर रहे हो। थक जाते हो तो आपके पास वहां पे प्ले स्टेशन, आप वहां जाके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो। मतलब बहुत अच्छा आपको इन्वायरमेंट मिलता है काम करने का, आपको मजा आता है काम करने में। आपका काम, आप यू लुक फॉरवर्ड ईच डे टू गो टू द ऑफिस एंड एक्सपीरियंस दिस ऑल दिस अपने काम में ही। तो आपका जो काम है वो ही आपके लिए क्या बन गया, एक मोटिवेशन का सोर्स बन गया। आप घर पे नहीं रहना चाहते, वर्क फ्रॉम होम नहीं करना चाहते, वहां बैठ के काम करना चाहते हो, क्योंकि आपको इतना मजा आता है वहां पे काम करने में, रिसर्च करने में, अपनी प्रोग्रामिंग करने में, जो भी आप काम कर रहे हो। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बोलूंगा कि बीएसटी तो आप कहीं से भी पढ़ सकते थे, लेकिन आपको बीएसटी मेल से पढ़ने में क्यों मजा आता है। मैं भी वही पढ़ा रहा हूँ जो शायद और टीचर पढ़ा रहे होते हैं या एनसीईआरटी में है, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैंने बीएसटी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर दिया है कि अब आपको बीएसटी जो पहले बोरिंग सब्जेक्ट लगता था, अब आपको वही इंटरेस्टिंग लगने लग गया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब हम जॉब को ही एनरिच कर देते हैं, किसी चीज को एनरिच करना मतलब किसी चीज में ग्रेटर वैरायटी लाना, एक नया उसमें कोई नया कंटेंट डालना,
डालना जिससे कि वही चीज काम करने में मजा आने लगे, वही काम को करने में, जिस काम को करने में हमें पहले आलस आता था या पहले बोरिंग सा लगता था, अब उसी काम को करने में हमें मजा आने लग जाए। तो दैट इज जॉब एनरिचमेंट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप जॉब, आपको बड़ा मजा आता है काम करने में, क्योंकि वहां पे काम करने का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है। एक है जहां पर बैठे हुए बिल्कुल बोरिंग तरीके से, मोनोटोनस तरीके से काम करे, तो ऑब्वियसली आप कहां काम करना पसंद करोगे? जहां आपको मजा आएगा। आगे चलते हैं एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप काम करते हो, आपको बिल्कुल से नहीं है, आपसे कोई कुछ नहीं पूछता, आपसे रिलेटेड डिसीजंस, जो आपके काम से रिलेटेड डिसीजंस है, वहां पे भी आपकी कोई से नहीं है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आपको इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, आपके सजेशंस को वैल्यू किया जाता है। तो ऑब्वियसली आप कहां काम करना पसंद करोगे? जहां पे आपकी पार्टिसिपेशन होती है। तीसरा, सिमिलर टू दिस, बस थोड़ा सा उसका आगे ले जाते हैं। यहाँ पे हम बात करें कि आपके सजेशंस को मांगा जाता है, आपके सजेशंस को भी सुना जाता है। और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में क्या हो जाएगा कि आपको इंडिपेंडेंस दी जाती है, आपको ऑटोनॉमी दी जाती है, आपको अथॉरिटी दी जाती है, आपको पावर दी जाती है कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सको। एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आपको इंडिपेंडेंस मिलती है अपने डिसीजंस लेने की, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आपको कोई इंडिपेंडेंस नहीं मिलती। तो ऑब्वियसली आप कहां काम करना पसंद करोगे? जहां पे आपको इंडिपेंडेंस मिल रही है, जहां पे आपको फ्रीडम मिल रही है अपने डिसीजंस लेने की। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें हम कह रहे हैं कि हम आपके सजेशंस लिए जाते हैं, आपके सजेशंस को भी सुना जाता है, और इसका हम कह रहे हैं कि आपको ही पावर दी जाती है अपने डिसीजंस को खुद लेने की, समथिंग लाइक डिसेंट्रलाइजेशन। एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। चाहे आप कितने ही बड़े एम्प्लॉय क्यों ना बन जाओ, हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसके काम को रिकग्नाइज किया जाए, उसके काम को अप्रिशिएट किया जाए, उसके काम को सराहाया जाए, उसको मतलब लोगों के सामने उसको कुछ मतलब उसको अप्रिशिएट किया जाए। तो बेसिकली कंपनीज क्या कर सकती है? कंपनीज इस चीज के लिए काफी तरीके के प्रोग्राम्स चलाती है, जैसे कि एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम्स होते हैं। आपने देखा होगा, आप डोमिनोज पिज्जा हट में जाते हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का फोटो लगा हुआ होता है, वो भी इसका ही एक एग्जाम्पल है। कंपनी की जो मैगजीन होती है, कंपनी का जो न्यूज लेटर होता है, जो सब एम्प्लॉयज के पास जाता है, उस पर भी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ की फोटो लग सकती है, आपकी फोटो लग सकती है। आपको आपकी टीम के सामने बुला के अलग से गिफ्ट दिया जा सकता है। तो इस सबसे क्या होगा कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि देखो मेरे काम को सराहाया जा रहा है और मेरे को इतने लोगों के बीच में मेरे को एक अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो आपको जो काम करने के लिए जो आपके मन में लगन है वो और बढ़ जाएगी। जब आपकी फोटो लगी हुई है और उस पर लिखा हुआ है स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ और आपके दोस्त खड़े होकर देख रहे हैं उसको, तो आपको पीछे से आप कहीं चुपके से खड़े होकर देख रहे हो, यार देख मेरी फोटो को देख रहा है। तो वो ये सब चीजें आपको मोटिवेट करती है, ये सब चीजें आपको आगे और एनकरेज करती है काम को और अच्छे से करने के लिए। तो एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम्स। जॉब सिक्योरिटी क्या होता है बच्चों? जॉब सिक्योरिटी सबको पता है कि हर इंसान सिक्योरिटी चाहता है काम की, कि मुझे काम से निकाल नहीं दिया जाएगा। तो जब आपका एम्प्लॉय अगर आपको ये सिक्योरिटी दे कि हम आपको काम से नहीं निकालेंगे, बट हाँ काम अच्छे से करना है, ये नहीं कि आप कोई भी खुराफात करते हो और हम आपको निकालेंगे नहीं, हम आपको निकालेंगे नहीं, हम आपको ऐसे बिना बात में फायर नहीं करेंगे। जॉब से आप काम करिए, हमें रिजल्ट दीजिए, हम आपको नहीं निकालेंगे। आपको एक सिक्योरिटी मिलती है कि आपका जॉब परमानेंट है। तो आप इस पॉइंट पे बिना सोचे सारी की सारी अपनी जो माइंड का सोच है, सारी की सारी अपनी एनर्जी किस पे लगा सकते हो? काम करने पे। लेकिन जब हमारे को लगता है कि हमें कभी भी निकाला जा सकता है, हमारे मन में टेंशन चल रही है कि हमें कभी भी निकाला जा सकता है, तो आपका माइंड जो है वो स्टेबल नहीं रहता, आप काम पे भी ध्यान नहीं लगता, हमेशा टेंशन चलती रहती है, उससे ना तो काम अच्छा होता है ना ही कुछ हो पाता है, हेल्थ भी खराब होती है। तो लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एक प्रॉमिस करे कि मैं आपको जॉब से नहीं निकालूंगा, आप अपने काम को अच्छे से करिए, तो आप अपने सारी एनर्जीज काम पे ही लगा सकते हैं। स्टेटस, जैसे मैंने कहा कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब आप अपनी एक नीड को सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो उसके बाद आपकी दूसरी नीड आती है कि आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है स्टेटस। आप चाहते हो कि मेरे को एक रैंक मिले ऑर्गेनाइजेशन पे। तो कंपनीज इस इंसेंटिव को कैसे यूज कर सकती है? कंपनीज आपको एक छोटा सा आपका वर्क स्टेशन दे सकती है, आपको एक क्यूबिकल दे सकती है। क्यूबिकल मतलब एक ऑफिस दे सकती है जहां पे आपके बाहर नेम प्लेट लगी हुई होगी, तो आपको अच्छा लगेगा कि आपका पर्टिकुलर जगह है ऑफिस में। आपको रैंकिंग दे सकती है, आपके एक डेजिग्नेशन दे सकते हैं, आपके विजिटिंग कार्ड्स बनवा सकती है, आपके बिजनेस कार्ड्स बनवा सकती है। आपका सारा प्रेस्टीज, आपकी पे, आपकी सैलरी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके ऊपर डिपेंड कर सकती है। तो कहने का मतलब क्या? स्टेटस से आपको बेसिकली एक अच्छी फीलिंग आती है, आपको लगता है कि हाँ मेरी भी और कुछ औकात है ऑर्गेनाइजेशन पे। तो कंपनीज आपको उस अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन देके आपको स्टेटस दे सकती है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का क्या मतलब हुआ बेटा? क्लाइमेट का मतलब ये नहीं कि आज ऑर्गेनाइजेशन में तापमान 40 डिग्री रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का मतलब हुआ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग करती है। अब मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ। आपके सामने दो ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको
बहुत ही ज़्यादा ओपननेस है बिटवीन द मैनेजर्स एंड द सबॉर्डिनेट्स। आपको जब छुट्टी चाहिए तो आपको छुट्टी मिल जाती है, आपके सजेशंस को वैल्यू किया जाता है, आपको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, आपके पॉइंट्स सुने जाते हैं, आपकी पर्सनली भी प्रॉब्लम्स को के लिए भी हेल्प की जाती है। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे काम से मतलब है, आओ काम करो, कोई फालतू की बातें नहीं, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई कुछ नहीं। बड़ा मुश्किल है एम्प्लॉयर को रीच करना, अपने मैनेजर से कोई चीज़ मांगना या कोई बात करना, कोई रिक्वेस्ट करना। तो ऑब्वियसली आप कहाँ काम करना पसंद करोगे? एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आपकी साथ अच्छे से व्यवहार हो, आपको अच्छा महसूस हो, आपकी बातों को सुना जाए, आपको इंडिपेंडेंस दी जाए, आपको आराम से छुट्टी मिल जाए, आपकी बातों पे विचार किया जाए। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का क्या मतलब हुआ? वो करेक्टरिस्टिक्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग करती है, एंड जहाँ पे अच्छी इन्वायरमेंट दिया जाएगा एम्प्लॉइज को, वहाँ पे वो काम करना पसंद करेंगे। एंड फाइनली करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब हुआ? हर एम्प्लॉय जो भी कंपनी को ज्वाइन करता है वो सिर्फ एक जॉब नहीं चाहता, वो ये नहीं चाहता कि मैं सिर्फ कुछ टाइम काम करूँ चला जाऊँ, वो एक करियर चाहता है। लेकिन वो करियर तो वो तभी बना पाएगा ना जब उसका मैनेजर उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसको मौके देगी कि वो अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहे, टाइम टू टाइम एनहांस करते रहे, और अपनी इसे जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की होती है उस पर वो आगे बढ़ते रहे, प्रमोट होते रहे। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होता है? ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाने होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने होते हैं, जिससे कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज है वो अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहे, और इस कॉर्पोरेट लैडर जो है, ये जो सीढ़ी है कॉर्पोरेट की आगे बढ़ने की, उसमें उनको मौके मिलते रहे, वो आगे बढ़ सके। और अगर वो इस पोजीशन पे ज्वाइन किया था तो वो जब रिटायर हो तो वो उस पोजीशन से रिटायर हो। तो करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। तो एक कंपनी है जहाँ पे आप ज्वाइन करते हो, आप वहीं रहते हो अगले 20 साल तक, और एक कंपनी जहाँ पे आप ज्वाइन करते हो उससे 10 बार आप आगे प्रमोट हो जाते हो ड्यू टू एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो आप कहाँ काम करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली आप वहाँ काम करना पसंद करोगे जहाँ पे आपको एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो ये हमारे हो गए, हमने इनको समझ तो लिया। ये एक बार आइए रीड करके इसको टॉपिक को फिनिश करते हैं जल्दी से। आइए कम टू पेज नंबर 7.8 पे आइए। नॉन फाइनेंशियल नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। All the needs of the individual are not satisfied by money alone. Psychological, social and emotional factors also play an important role. Non-financial incentives helps in focusing on these needs. पहला स्टेटस अंडरलाइन भी कर रखा है मैंने, बॉक्स में भी डाला हुआ है। इट मीन्स रैंकिंग ऑफ द पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशंस एक्सेट्रा इंडिकेट द स्टेटस गिवन टू अ पर्सन। ये थर्ड लाइन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। साइकोलॉजिकल, सोशल एंड एस्टीम नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल आर सेटिस्फाइड बाय द स्टेटस गिवन टू देयर जॉब। तो आप क्वेश्चन आ सकता है विच नीड्स आर सेटिस्फाइड बाय द स्टेटस गिवन टू द पर्सन इन द जॉब, और आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो मतलब उसमें से करेक्ट आंसर सिर्फ एक ही होगा, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड एस्टीम वाला जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट इंडिकेट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डेफिनेशन है 1 मार्कर, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। 1 मार्क का डेफिनेशन है विच डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टिंग्विशेस द ऑर्गेनाइजेशन विद द अदर। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब बहुत बार बता चुका हूं मैं। ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। रिवॉर्ड्स, कितने रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, रिवॉर्ड्स ओरिएंटेशन मतलब रिवॉर्ड्स प्रोग्राम लिख सकते हैं। कंसिडरेशन कितना है, कितना एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज की तरफ कंसिडरेशन दिखाता है, etc. These characteristics influences the behavior of the individual in the organization. Again, a 1 mark question: which non-financial incentive influences the behavior of the individuals in the organization? The answer should be organization climate. तीसरा चलिए, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। बेटा लिखते रहिए, एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर्स के। Every individual wants to grow to the higher levels in the organizations. Managers should provide them with the opportunities to improve their skills and to be promoted to the higher levels. Appropriate skill development programs and sound promotional policy will help the employees to achieve their promotions. Promotion works as a tonic मतलब दवाई, and encourages the employees to exhibit मतलब show improved performance. Job enrichment, it is basically थोड़ी सी ना बेटा यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है। Job enrichment is concerned with designing, ये लाइन कंटिन्यूशन में है, गलती से नीचे आ गई है। Designing jobs that include greater variety of work content, require higher level of knowledge and skills, give workers more autonomy and responsibility, and provide the opportunity for personal growth and meaningful work experience. बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखिए, what are the two constituents of making job enriched? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोई भी इनमें से 2-3 ऑप्शंस लिख सकते हैं, जैसे जॉब्स इंक्लूडिंग ग्रेटर वैरायटी ऑफ कंटेंट, रिक्वायर हाई लेवल ऑफ नॉलेज। तो मतलब कह सकते हैं व्हाट आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ मेकिंग अ जॉब एनरिच्ड। तो यहाँ पे कोई भी आपको 2 एग्जांपल्स आप इसमें से लिख सकते हैं। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए इस पॉइंट को। इफ जॉब्स आर मेड एनरिच्ड एंड मेड इंटरेस्टिंग, द जॉब इटसेल्फ बिकम्स अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन।
एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम्स को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। एम्प्लॉयज ऑफन फील दैट व्हाट दे डू शुड बी रिकग्नाइज्ड बाय अदर्स। व्हेन एम्प्लॉयज आर एप्रिशिएटेड फॉर द वर्क परफॉर्म्ड बाय देम, they feel motivated to perform work at higher level. Some examples of employee recognition are, इस point को very important mark करिए। Congratulating the employee for the good performance, displaying on the notice board or in the company's newsletter about the achievement of employees। तो कंपनीज का जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कंपनीज के एम्प्लॉइज, हर एम्प्लॉय के पास एक ईयरली मैगजीन जाती है, तो उस मैगजीन में आप नाम आ सकता है। इंस्टॉलिंग अ रिवॉर्ड और सर्टिफिकेट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, रिवॉर्डिंग एन एम्प्लॉय फॉर गिविंग वैल्यूएबल सजेशंस। तो अलग अलग तरीके से आप अपने एम्प्लॉइज के उसको परफॉर्मेंस को, उसके एफर्ट्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं। जॉब सिक्योरिटीज, एम्प्लॉइज वांट देयर जॉब्स टू बी सिक्योर्ड, दे वांट सर्टेन स्टेबिलिटी अबाउट देयर फ्यूचर इनकम एंड वर्क सो दैट दे डू नॉट फील वरीड अबाउट दीज एस्पेक्ट्स एंड वर्क विद ग्रेटर ज़ील। ज़ील का मतलब होता है एंथुसियाज्म। Employee participation, it means involving the employees in decision makings of the issues related to them. For example, underline करिए वैसे, involving employees in decision making. While the policies and plans are formed, the suggestions of the employees must be welcomed so that they gets motivated. And employee empowerment का क्या मतलब हुआ? Empowerment means giving more autonomy. Again, autonomy का मतलब independence and powers to the subordinates. Empowerment makes people feel that their jobs are important. This इस लाइन को अंडरलाइन करिए। This feeling contributes positively to the use of the skills and talents in the job performance. बच्चों, अब हमारे ये आठों के आठों हमने नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कर लिए। अभी हमारा एक टॉपिक बचा है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बीच में डिफरेंसेस, वो हम करने जा रहे हैं बस 2 मिनट में। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या रहेगी कि इस वीडियो को पॉज करिए, हमेशा की तरह सारे पूरा पीछे रिवाइंड करिए जितना हमने नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का किया है। 16-17 मिनट्स का हमारा टॉपिक है, इसको रिवाइज करिए, हेडिंग्स भी अच्छे से याद करिए, एक बार पढ़ भी लीजिए अच्छे से, फिर आगे पढ़िएगा। ओके बच्चों, तो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आपने अच्छे से पढ़ लिए। आइए अपने इस टॉपिक के लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि क्या है, फाइनेंशियल वर्सेस नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। बेसिकली डिफरेंसेस हमें करने हैं, तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिर्फ 4 ही डिफरेंसेस है। एक बार जल्दी से देखते हैं। मैंने यहाँ पे बेसिस लिख दिए हैं, तो हम एक बार पहले अपने नोट से रिवाइज करते हैं, फिर हम बेसिस का स्लैंग से करेंगे। तो मीनिंग, पहला बेसिस है हमारा मीनिंग, हमें पता ही है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो इंसेंटिव्स होते हैं जिनको मॉनिटरी टर्म्स पे मेजर कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो होते हैं जिनको मॉनिटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। अगर हम लेवल ऑफ एम्प्लॉइज की बात करें तो आप खुद सोचिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स किस लेवल के एम्प्लॉइज के लिए चलेगा? जो लोअर लेवल के एम्प्लॉइज है, जिनके लिए पैसा बहुत मेजर फैक्टर है। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स किन के लिए चलेंगे? मिडिल एंड हायर लेवल के एम्प्लॉइज के लिए ज़्यादा सूटेबल है। नीड्स की बात करें तो हमने नीड हाई की थ्योरी पढ़ी थी। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बेसिकली बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड्स तक ही, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स तक ही काम करते हैं। उसके बाद की जो नीड्स है, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, उसके लिए हमारे पास कौन से इंसेंटिव्स होने चाहिए? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। और फॉर्म की अगर हम बात करें तो फॉर्म बेसिकली हमें क्या लिखना है? फॉर्म में हमें कुछ नहीं लिखना, फॉर्म में एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स आप सबके दे सकते हैं। देखिए इसका बड़ा ही प्यारा मैंने स्लैंग बनाया है, माई लव नेवर फेड्स, मेरा प्यार कभी नहीं धुंधलाता है। तो चलिए आइए एक बार जल्दी से इसको रीड करते हैं। तो पेज नंबर 7.9 पे आइए। Financial incentives are the incentives paid in terms of money. Non-financial incentives cannot be expressed in terms of money. Level of employees, these are more suitable for lower level, underline करिए। Higher level of employees, non-financial incentives. Needs की अगर हम बात करें तो these incentives help in satisfying physiological and basic needs. दूसरे these incentives help in satisfying esteem and self-actualization needs, और फॉर्म के हमने एग्जाम्पल्स दिए। तो बच्चों, इसके साथ हमारे 2 एलिमेंट्स खत्म हो गए। हमारे इस वीडियो के साथ, इस टॉपिक के साथ ये वीडियो भी हम स्टॉप करेंगे, और इसके साथ हमारे 2 एलिमेंट्स खत्म हो गए। हमारे सुपरविजन खत्म हो गया और हमारा मोटिवेशन खत्म हो गया। अब हम अपने तीसरे एलिमेंट पे चलेंगे, जो कि हमारा रहेगा लीडरशिप। हम लीडरशिप करेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता, स्टे सेफ एंड स्टे एक्साइटेड। बाय बाय।